नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इस जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 21 नंबर चैप्टर। इस चैप्टर में हम वो कंप्लीट करेंगे उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, मुख्य सत्रकर्ता आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इससे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है, मार्गदर्शक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मंत्री। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, परंतु संवैधानिक मान्यता है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी डी जति। सरदार पटेल रहे, एल के आडवाणी रहे, चरण सिंह रहे। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 1969। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल संख्या सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं या मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मंत्री के बराबर। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम सुभग सिंह। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, YV चौहान को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख रुपया। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है। संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का उपाध्यक्ष को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियम समिति। लोकसभा में गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो सही उत्तर होगा सदन का स्थगन, सदन का निलंबन, उपयुक्त में से कुछ भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कुछ भी। या तो स्थगन कर सकता है या निलंबन कर सकता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक विध विधेयक है अथवा नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए, लोकसभा अध्यक्ष।
निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इसको सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अधिवेशन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बलिराम भगत। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत सैनम अयंगर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, के सुंदरम। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलराम जाखड़। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। लोकसभा में विपक्ष की किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी.ए. संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमारी। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक आमंत्रित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष सही उत्तर होगा माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 93 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तब उसकी घोषणा अंतिम होती है। यदि वो त्यागपत्र का विचार रखता है तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। वो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तब उसकी घोषणा अंतिम होती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में वो व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये सही है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। वो संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, ये भी सही है। उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख रुपया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 के तहत। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता को। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपील तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभागायुक्त। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार को वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेवार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार, अक्षमता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में निम्न में किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, A.K. चंदा।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सविस्तृत है। इसका सही उत्तर होगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। जब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद का। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वो भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। सीएजी का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वो भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सदस्यीय निकाय। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।